शादी की पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो मेरे मन में एक अनजानी सी खटास उठी। उसका सांवला रंग मेरे ख्वाबों की तस्वीर से बिल्कुल अलग था। मैंने जो सपने देखे थे वो किसी और रूप में थे। गुस्सा और निराशा मेरे दिल को चीरने लगे। मैंने सोच लिया कि यह रिश्ता अब नहीं चलेगा। जैसे ही मैंने तलाक की बात उठाई, वो मेरे सामने झुक गई। आंखों में आंसुओं के साथ बोली, आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें। मैं इस घर के किसी कोने में चुपके से रह लूंगी। उसके शब्द मेरे सीने में चुभ गए, पर मैंने अपने इरादे को पक्का रखा। कुछ समय बाद मैंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो मेरे सपनों की तरह थी। उसका नाम था मायरा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कमरे में चांदनी बिखर जाए। उसे घर लाने के बाद मेरी पहली पत्नी काव्या ने खुद को नौकरानी की तरह ढाल लिया। वो मायरा की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। घर में सब खुश थे। आखिर एक मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई थी। लेकिन एक ठंडी रात मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे और पास के मंदिर से भजनों की मधुर आवाज गूंज रही थी। मेरे कदम अंदर जाने को तैयार नहीं थे। न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। मैंने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। घर हमेशा की तरह चमक रहा था। फर्श इतना साफ था कि उसमें मेरा चेहरा दिख रहा था। मेरे जूतों की मिट्टी से फर्श पर निशान पड़ रहे थे जो मुझे थोड़ा खटक रहा था। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मेरी नजर मायरा पर पड़ी। वो नीले लहंगे में सजी सोफे पर बैठी थी, हाथ में चाय का कप लिए न्यूज देख रही थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सचमुच बेहद खूबसूरत थी। एक बच्चे की मां होने के बाद भी उसकी रौनक में कोई कमी नहीं थी। मुझे देखते ही उसने पास बैठने का इशारा किया और किचन की ओर देखकर बोली, काव्या, जरा अर्जुन के लिए भी चाय ले आ। मैं चुपचाप उसके पास बैठ गया। आज मेरा मन भारी था। मायरा मेरे चेहरे को पढ़ रही थी। वो हल्की फुल्की बातें करके मेरा ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे अंदाजा था कि मैं किस बात से परेशान हूं। थोड़ी देर बाद काव्या चाय का कप लेकर आई। उसे देखकर मेरे मन में एक हल्का सा झटका लगा। उसने चुपचाप कप रखा और वापस चली गई। मायरा ने उसे रात के खाने की लंबी लिस्ट थमा दी। काव्या ने सिर हिलाया और किचन की ओर बढ़ गई। रास्ते में उसने फर्श पर बिखरे बच्चों के खिलौनों को समेटकर साइड टेबल पर रख दिया। मेरी नजरें उसे दूर तक देखती रहीं, पर मैं बेबस था। चाय का कप मेरे हाथ में था, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक रहा था। रात का खाना बेहद स्वादिष्ट था। काव्या के हाथों में जैसे कोई जादू था। मायरा लगातार बोलती रही और मैं बस हल्के हल्के जवाब देता रहा। खाने के बाद मैं जल्दी सोने चला गया, लेकिन दिमाग पर एक अजीब सा बोझ था। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मायरा गहरी नींद में थी और उसका खूबसूरत चेहरा देखकर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मैं चुपके से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। घर में टहलते हुए मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी। वो आवाज गहरी और दबी हुई थी। मेरे कदम उस ओर बढ़ चले। एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से उसे और खोला, और जो नजारा सामने था उसे देखकर मेरे मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पाया। यही वो डर था जो सुबह से मुझे घेरे हुए था। आज वो डर मेरी आंखों के सामने हकीकत बन रहा था। मैं भागता हुआ अपने कमरे में लौट आया। मेरी सांसें तेज थीं और ठंड के मौसम में भी पसीना छलक रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगर कोई मुझे एक मर्द को इस तरह सन्नाटे में रोते देख लेता तो न जाने क्या सोचता। लेकिन सच तो ये था कि मेरा अतीत मुझे पूरी तरह झकझोर रहा था। 3 साल पहले की वो बात मेरे दिमाग में ताजा हो उठी। मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। मेरे व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक थी। मैं खुद को बादलों पर सवार महसूस करता था। हमारे खानदान में मेरे जैसा कोई नहीं था। लोग यहाँ अच्छी पढ़ाई के लिए तरसते थे और मैंने विदेश से डिग्री हासिल की थी। मेरे माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया था। मैंने भी मेहनत की और स्कॉलरशिप पाली। 4 साल बाद जब मैं लौटा तो मैं पूरी तरह बदल चुका था। घर आने की खुशी में माँ ने पूरे खानदान को दावत पर बुलाया। रिश्तेदार मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। औरतें मेरे लिए दुआएं मांग रही थीं और लड़कियां चुपके चुपके मुझे देख रही थीं। हर कोई चाहता था कि मैं उनका दामाद बनूं। इस सब ने मेरे अंदर एक अजीब सा अहंकार भर दिया। मैं हंसमुख था, पढ़ा लिखा था, और लौटते ही मुझे एक शानदार नौकरी भी मिल गई थी।
ऐसा लगता था जैसे मेरे घर में धन की बरसात हो रही हो। दावत के दौरान कई लड़कियों की नजरें मुझ पर थीं, लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि शादी करूंगा तो अपनी पसंद से। मेरी पत्नी मेरे जैसी ही होनी चाहिए, खूबसूरत, बुद्धिमान, मेरे बराबर की। माँ दावत के बाद बर्तन समेटते हुए बहुत खुश थीं। वो बार बार कह रही थीं, पहले इस खानदान ने हमें कभी नहीं पूछा, और अब देखो, सब मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं। मैं बस मुस्कुरा दिया। तभी माँ ने पिताजी से किसी रिश्तेदार के रिश्ते की बात शुरू की। मुझे गुस्सा आ गया। माँ, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। शादी करूंगा तो अपनी पसंद से। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा लटक गया। खबरदार, शादी से पहले खानदान और लड़की का चरित्र देखना होता है। मैं तेरे लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढूंगी। माँ की बात पर मैंने हल्की सी हंसी छोड़ दी। चाहे मैं ढूंढूं या माँ, मुझे तो बस एक बिल्कुल सही लड़की चाहिए थी। उसी दौरान मेरे फोन पर एक कॉल आई। मैं फोन लेकर बाहर निकल गया, लेकिन मेरा दिमाग शादी के ख्यालों में उलझा हुआ था। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, पैसों की कोई कमी नहीं। बस अब जिंदगी में एक खूबसूरत साथी की जरूरत थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो घर में कुछ अलग सी चहल पहल थी। अपने कमरे में गया तो देखा, एक औरत मेरे सामने बैठी थी। वो अचानक उठी और मेरे माथे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। मैंने गौर से देखा तो उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी फूफी हैं, जो दूसरे शहर से तुमसे मिलने आई हैं। मैंने सिर हिलाया। फूफी बहुत प्यार से बात कर रही थीं। उनके साथ उनके पति भी थे। वो सादे कपड़ों में थे, लेकिन साफ सुथरे। माँ पिताजी उनकी खूब खातिर कर रहे थे, जो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। माँ ने पहले कभी रिश्तेदारों की इतनी आवभगत नहीं की थी। मैं कंधे उचकाकर अपने कमरे में चला गया। देर तक घर के बाहर हंसी मजाक की गूंज रही। रिश्तेदार आपस में बातों में मशगूल थे और हवा में खुशी का माहौल था। अगली सुबह मैं अपने काम पर निकल गया। ऑफिस से लौटने पर माँ के चेहरे पर अलग ही रौनक थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया और बताया कि फूफी और उनके पति मुझसे मिलने के पीछे एक खास वजह थी। वे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लाए थे। मेरे होंठों पर अपने आप एक गर्वीली मुस्कान उभर आई। अब तो लोग मेरे पास अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आने लगे थे। माँ इस रिश्ते से बहुत खुश थीं और इसे पक्का करने को बेताब थीं। लेकिन मेरे मन में एक हल्का सा संकोच था। मैं अपनी होने वाली पत्नी को पहले देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। जब मैंने माँ से ये बात कही तो वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे बेटा, फिक्र मत कर, मैंने लड़की को देख लिया है। वो इतनी सुंदर है कि तेरे सारे अरमान पूरे कर देगी। वे लोग दूसरे शहर में रहते हैं और उनकी माली हालत ठीक नहीं है। वहां जाकर मिलना मुश्किल होगा। मैं चाहती हूँ कि शादी जल्दी हो जाए। मेरी बूढ़ी हड्डियां अब और इंतजार नहीं कर सकती। तेरी पत्नी आएगी तो वो तेरा हर ख्याल रखेगी। माँ की बातों में इतना यकीन था कि मैं मना नहीं कर सका। माँ को मैं अच्छे से जानता था। वो बिना सोचे समझे किसी को पसंद नहीं करती थीं। अगर उन्होंने किसी की तारीफ की है तो वो सचमुच लाजवाब होगी। मैंने हामी भर दी। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। मैंने कई बार कोशिश की कि किसी तरह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर लूं, लेकिन पता चला कि उसके पास फोन नहीं था और न ही वो इस तरह की मुलाकातों में यकीन रखती थी। मैंने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, अब शादी में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऑफिस में मेरे दोस्तों को शादी की खबर लग चुकी थी। सब मुझे बधाइयां दे रहे थे। मेरे दोस्त ऊंचे रुतबे वाले लोग थे, इसलिए मैंने शहर के सबसे शानदार हॉल में रिसेप्शन की योजना बनाई। मैं चाहता था कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर खड़ा हूं तो सबकी नजरें हम पर टिक जाएं। शादी का दिन आ गया। मैंने दिल खोलकर खर्च किया था। बारात से लेकर सजावट तक हर चीज में रौनक थी। हमें दूसरे शहर जाना था, जहां बारात ले जानी थी। सफर की थकान ने सबको थोड़ा परेशान किया, लेकिन मेरे दिल में शादी की खुशी थी। जब हम उस छोटे से घर में पहुंचे जहां शादी होनी थी, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। घर छोटा सा था और मुझे वहां बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने माँ से कहा भी था कि फूफी से कहें कि शादी किसी हॉल में कर लें, लेकिन उन्होंने अपने घर में ही सारी तैयारियां कर ली थीं। मैं चुपचाप सब सहता रहा। मैं बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में शादी के मंत्र शुरू हुए और रस्में पूरी हो गईं। मैंने माँ की ओर देखा। मेरे पेट में भूख की चुभन थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। आखिरकार मैंने अपने ससुर से पूछ ही लिया।
मेरे सवाल पर वो थोड़ा झेंप गए और बोले, बेटा, हमने पहले ही तुम्हारी माँ को बता दिया था कि हम बारातियों को खाना नहीं खिला पाएंगे। तुम्हारी माँ ने कहा था कि वो खुद इंतजाम कर लेंगी। उनकी बात इतनी साधारण थी, लेकिन मेरे लिए जैसे बिजली गिरी। मुझे गुस्सा आ गया। ये तो मेरी बेइज्जती थी। मेरे साथ आए मेहमान इधर-उधर खाना ढूंढ रहे थे और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ससुराल वालों के खिलाफ मेरे दिल में पहली नाराजगी की गांठ बंध गई। मैंने चुपचाप अपने एक दोस्त को फोन किया और खाने का इंतजाम करवाया। थोड़ी देर में खाना आ गया। मैं माँ से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो वक्त ठीक नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं। जब मेरी दुल्हन को मेरे सामने लाकर बिठाया गया, तो मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। वो लंबी थी और उसने घूंघट डाला हुआ था। उसका सजा हुआ लहंगा देखकर मुझे लगा कि वो जरूर बहुत खूबसूरत होगी। अब मुझे रुखसती की जल्दी थी। जल्द ही बारात वापस शहर के लिए रवाना हो गई। जब हम घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। मैं बेकरार था, लेकिन माँ रस्मों में उलझी थीं। छोटी मोटी रस्में करते करते रात के 12 बज गए। आखिरकार मैंने माँ को इशारा किया कि मैं अब अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। सबने इशारा देखा और हल्के से हंस पड़े। माँ मेरी पत्नी को कमरे में ले जाकर बिठा आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। मेहमान कमरे से चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया और पलटा। मेरी पत्नी बिस्तर पर लहंगे को फैलाए बैठी थी। कमरे में गुलाबों की खुशबू और सजावट की रौनक थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। आज मेरे सपनों का दिन था। मेरी जिंदगी में जो एक कमी थी, वो आज पूरी होने वाली थी। एक खूबसूरत पत्नी जो मेरी दुनिया को मुकम्मल कर दे। मैंने धीरे से उसका घूंघट उठाया, लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने फूफी की बेटी बैठी थी, हल्के से मुस्कुराते हुए। लेकिन उसकी मुस्कान में वो चमक नहीं थी जो मैंने सोची थी। उसका रंग गहरा सांवला था, चेहरा साधारण, और सबसे अजीब बात, उसके माथे पर एक बड़ा सा तिल था। मेरे दिल में एक तेज दर्द उठा। वो चुपचाप मुझे देख रही थी, शायद मेरी तारीफ या प्यार भरे शब्दों की उम्मीद में। लेकिन एक बार उसे देखने के बाद मेरा मन नहीं हुआ कि मैं दोबारा उसकी ओर देखूं। गुस्सा और निराशा मेरे दिमाग को खा रहे थे। ये क्या किया माँ ने? मैंने मन में सोचा। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम तो मेरे सपनों से कोसों दूर हो। मैंने बिना देखे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे मुंह से कड़वे शब्द फूट पड़े। तुम मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वो जो अब तक हल्के से मुस्कुरा रही थी, मेरी बात सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। मैंने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और मुंह फेर लिया। मैंने हमेशा गोरी और खूबसूरत लड़की का सपना देखा था, और ये सांवली रंगत, ये तो मेरे ख्यालों में भी नहीं था। मेकअप ने उसके चेहरे को और भद्दा बना दिया था। मैं गुस्से में बिस्तर से उतर गया और बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकता। कल रिसेप्शन में लोग तुम्हें देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बातों ने जैसे उसके दिल को तोड़ दिया। वो बिस्तर से उतरी और मेरे पैरों पर गिर पड़ी। नहीं अर्जुन, भगवान के लिए मुझे तलाक मत दो। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। ये सदमा वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बदसूरत हूं तो इसमें उनका क्या दोष? मैं तुम्हें हर सुख दूंगी, बस मुझे छोड़ो मत। वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसके सांवले हाथ मेरे पैरों पर देखकर मुझे अजीब सा लगा। मैं पीछे हट गया। मेरा गुस्सा कमरे में हर चीज को तोड़ने को तैयार था। मैंने अपनी पगड़ी उतारकर फेंक दी। वो अब भी रो रही थी। अचानक वो उठी और बोली, अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं तो आप दूसरी शादी कर लें। मैं कभी नहीं रोकूंगी। बस मुझसे मेरा हक मत छीनो। मैं इस घर के किसी कोने में रह लूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बातों ने मेरे गुस्से को और भड़का दिया। उसका मुझसे कोई भी रिश्ता अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं लाचार था। काफी देर कमरे में इधर उधर टहलने के बाद मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। माँ बाहर बैठी थीं, चुपचाप माला जप रही थीं। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फिर वही अजीब सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मैं घर से बाहर निकल गया और सड़कों पर भटकता रहा। न जाने कितनी देर बाद मैंने मन में ठान लिया कि मैं अपने सपनों के मुताबिक एक खूबसूरत लड़की से शादी जरूर करूंगा। अगले दिन रिसेप्शन की शानदार पार्टी थी। मैंने काव्या को सख्ती से कहा था कि वो किसी भी हाल में अपना घूंघट नहीं उठाएगी।
उसने मेरी बात मान ली। पूरी पार्टी के दौरान लोग फुसफुसा रहे थे कि रिसेप्शन में दुल्हन का घूंघट तो नहीं होता, लेकिन माँ ने अपनी चतुराई से सबको चुप करा दिया। मेरा मन काव्या से पूरी तरह उचट चुका था। शादी के बाद जब रिश्तेदारों की दावतें शुरू हुईं, मैं बहाने बनाकर टाल देता। अगले ही दिन मैं ऑफिस चला गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त रोहन मेरे बदले हुए व्यवहार को भांप चुका था। मैं जो हमेशा मौज मस्ती में डूबा रहता था, शादी के अगले दिन ही काम पर लौट आया। ये बात उसे अखर गई। उसी शाम उसने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने सख्ती से कहा, शादी के बाद कौन अगले दिन ऑफिस जाता है? तुम हनीमून पर नहीं गए? कम से कम भाभी को लेकर मेरे घर तो आओ। मेरे चेहरे की उदासी देखकर उसे सब समझ आ गया। न चाहते हुए भी मैं उस शाम काव्या को लेकर उसके घर पहुंच गया। मेरे दोस्तों ने जब मुझे उस साधारण दिखने वाली लड़की के साथ देखा तो उनकी आंखों में सवाल तैर गए। वे समझ गए कि मेरी उदासी की वजह क्या थी। रोहन के घर में स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू थी। उसके परिवार ने मुझे अपनेपन से गले लगाया, जैसे मैं उनका पुराना जानकार हूं। खाने की मेज सज रही थी और उसकी छोटी बहन मायरा व्यंजन परोस रही थी। उसे देखते ही मेरी नजरें उस पर ठहर गईं। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई सपना हकीकत में उतर आया हो। लंबे लहराते बाल, नाजुक चेहरा और गोरी रंगत, वो वही थी जिसे मैं हमेशा अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता था। जब उसने मेरी नजरों को भांपा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। मेरा दिल बेकरार हो उठा। मैं उसे हर हाल में अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। काव्या चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने खाने को मुश्किल से छुआ। रोहन के घर से लौटते वक्त मैंने मन में ठान लिया कि मैं उससे मायरा के बारे में बात करूंगा। अगले ही दिन मैंने रोहन से अपने दिल की बात खोल दी। वो चौंक गया। अर्जुन, तुम्हारी शादी तो अभी हुई है, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मुझे ऐसी साधारण पत्नी नहीं चाहिए। वो माँ की पसंद थी। मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। मैं मायरा को हर खुशी दूंगा। मेरी नौकरी, रुतबा और पैसों ने शायद उसे प्रभावित किया। लंबी बातचीत के बाद उसने हामी भर दी। उस दिन मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर लौटकर मैंने माँ को सब बताया। हैरानी की बात थी कि उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे सब पहले से तय हो। एक हफ्ते बाद मैंने मायरा से शादी कर ली और उसे घर ले आया। उसकी खूबसूरती देखकर काव्या कुछ पल ठिठकी, फिर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। मैंने अलमारी खोली, काव्या के कपड़े निकाले और सोफे पर रखकर कहा, अब ये कमरा मायरा का है। तुम माँ के कमरे में या स्टोर में चली जाओ। मेरा लहजा कठोर था। काव्या की आंखों में आंसू चमके, लेकिन वो चुप रही। उसने बिना कुछ बोले स्टोर रूम को अपना ठिकाना बना लिया। माँ सुबह से रात तक काव्या से काम करवाती। वो उसे नौकरानी की तरह डांटती, ताने मारती। मुझे हैरानी थी, क्योंकि माँ का ऐसा रवैया मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे काव्या से कोई मतलब नहीं था। मैं तो मायरा की खूबसूरती में खोया था। वो नए नए कपड़े पहनती, हमेशा सजी संवरी रहती। घर के सारे काम काव्या करती, तो मायरा को कोई परेशानी नहीं थी। कुछ समय बाद मैं मायरा को लेकर हनीमून पर चला गया। यूरोप का लंबा टूर करके लौटा तो पता चला कि मायरा माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी। काव्या की खामोश मौजूदगी मुझे अब किसी छाया की तरह लगती थी। वो कभी कुछ नहीं बोलती थी। कई बार माँ ने उस पर हाथ उठाया और वो चुपचाप सहती रही। एक दिन दूध गिर जाने पर माँ ने उसे इतना मारा कि वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उस दिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जागी। जब मैं ऑफिस में होता तो उसकी उदास आंखें मुझे हर जगह दिखतीं। आज भी मैं जल्दी घर लौटा था और रात के उस सन्नाटे में जो मैंने देखा उसने मुझे तोड़ दिया। मेरा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मैंने मायरा को जगाया, लेकिन वो करवट बदलकर फिर सो गई। मैंने ठंडी सांस ली। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसमें जिम्मेदारी का कोई नाम नहीं था। पूरी रात बच्चा रोता तो मैं ही उसे चुप कराता। बच्चे को दूध पिलाकर मैं बाहर निकला। मेरा मन फिर उसी स्टोर रूम की ओर खिंचा जहां कुछ देर पहले वो दृश्य देखा था। दरवाजा खुला था। काव्या फर्श पर बैठी सिसक रही थी। माँ उसके सामने खड़ी थी। देखा, तेरी माँ ने मेरे साथ जो किया था, उसका बदला मैंने कैसे लिया। मुझे तेरी शक्ल देखते ही पता था कि मेरा बेटा तुझे कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी शादी उससे करवाई। अब तू इस घर में कचरे की तरह पड़ी है और तेरी माँ को जो तकलीफ होती है वो मुझे सुकून देती है।
भगवान का नाम लेकर क्या दिखाना चाहती है? चल, मेरे लिए चाय बना। माँ ने उसे जोर से धक्का दिया। काव्या सिसकती हुई उठी। मुझ पर जैसे बम गिरा। माँ ने मुझे अपने पुराने बदले का हथियार बनाया था। मुझे नहीं पता था कि फूफी ने उनके साथ क्या किया, लेकिन काव्या का इसमें क्या कसूर? वो मेरे पास से गुजरने लगी। उसकी एक नजर मुझ पर पड़ी और मैं सिर से पांव तक कांप गया। अगर वो भगवान से मेरी शिकायत कर रही थी तो मेरा क्या होगा? ऑफिस में लोग मेरे खिलाफ शिकायतें करने लगे थे। बॉस की नाराजगी बढ़ रही थी। मेरा बच्चा दिन भर अकेला पड़ा रहता था। मायरा अपनी सज धज में ही मस्त रहती थी। मैंने काव्या का हाथ पकड़ लिया। माँ, आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। जो मैंने आज सुना उसके बाद मैं ये पाप नहीं उठाऊंगा। आज से काव्या मेरी पत्नी का दर्जा पाएगी। वो स्टोर रूम में नहीं, दूसरे कमरे में रहेगी। दोनों पत्नियों के साथ इंसाफ करना मेरी जिम्मेदारी है और आज के बाद आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। काव्या की आंखों में आंसुओं के बीच एक चमक थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने उसे गौर से देखा। उसका दुपट्टा सरका हुआ था और उसके चेहरे पर एक सादगी भरी मासूमियत थी। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बदसूरत भी नहीं। मैंने उसका हाथ थामा और उसे दूसरे कमरे में ले गया। अगली सुबह मैंने ऐलान किया कि मैं अपनी दोनों पत्नियों को बराबर हक दूंगा। मायरा ने खूब हंगामा किया, लेकिन मेरी दौलत और रुतबे के लिए वो चुप हो गई। काव्या इतनी खुश थी कि हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती। वो पहले की तरह घर के सारे काम करती, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसुओं की जगह मुस्कान थी। उसके साथ वक्त बिताने से मुझे एहसास हुआ कि सच्चा सुख क्या होता है। मेरे कपड़े जूते हमेशा तैयार मिलते। वो मेरे लिए गर्म खाना बनाती और कभी शिकायत नहीं करती। मैंने ठान लिया कि मैंने उसके साथ जो गलत किया, उसका प्रायश्चित करूंगा। सच्चा रिश्ता और सुख चेहरे की खूबसूरती से नहीं, बल्कि प्यार, समर्पण और सेवा से बनता है। जब इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का फैसला करता है, तभी वो सच्चा इंसाफ करता है। काव्या जैसी पत्नी के प्यार और सम्मान ने अर्जुन को सिखाया कि असली खूबसूरती बाहरी नहीं, बल्कि दिल की होती है, जो त्याग और मुस्कान में बसती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।